रात के 11:30 बज रहे थे। अमावस की रात थी, इसलिए चांद आज आसमान में नहीं दिख रहा था। इस कारण अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। लेकिन इस डरावनी रात के सन्नाटे को किसी के जूते की आवाज भंग कर रहे थे। जेलर रूप सिंह अपने 2 सिपाहियों के साथ राउंड पर था। वह हर एक बैरक के अंदर टॉर्च लगाकर देख रहा था और ये तस्दीक कर रहा था कि सभी कुछ ठीक है ना। रूप सिंह का ट्रांसफर 2 दिन पहले ही इस जेल में हुआ था। पहले उसकी ड्यूटी दूसरी जेल में थी। रूप सिंह ड्यूटी के मामले में बहुत सख्त था। उसे जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। राउंड के क्रम में ही उसे 2 सिपाही सोते हुए दिखे। रूप सिंह का गुस्सा उन दोनों सिपाहियों पर टूट पड़ा। तुम लोगों को क्या सोने के लिए पैसे मिलते हैं? हाँ, मेरी जेल में ये सब नहीं चलेगा। अगर इस समय कोई कैदी भाग गया तो? उन दोनों सिपाहियों को हड़काकर रूप सिंह आगे की बैरकों की निगरानी करने को चल पड़ा। 2 सिपाही अब भी उसके साथ चल रहे थे। उन दोनों को नींद भी आ रही थी। वे आपस में धीमे धीमे बातें करते हुए रूप सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। पागल जेलर है ये, ना तो खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। अरे रात बनी है सोने के लिए, ना कि ड्यूटी करने के लिए। रूप सिंह को पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसे के सिपाही क्या बातें कर रहे हैं। वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो भी बहुत ईमानदारी से। राउंड पूरा करके वो अपने ऑफिस में आकर बैठ गया और कैदियों की पूरी गिनती फाइल में नोट करने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसके कान खड़े हो गए। इतनी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? उसने गौर से फिर से उस आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर अचानक से उसे रोने की आवाज आने लगी। उसने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। उसकी खिड़की के बिल्कुल पास बैरक नंबर 27 था। उसके नंबर को पढ़कर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसे लगा कि हो ना हो ये आवाज वहीं से आ रही थी, लेकिन वह आवाज एकाएक आनी बंद हो गई। उसे लगा कि शायद ये उसके मन का भ्रम होगा। रूप सिंह फाइल का काम करके अब फ्री हो गया था। रात के 2:30 बज रहे थे। उसे भी अब नींद आने लगी थी। उसका मन गर्मा गर्म चाय पीने को होने लगा। उसने एक सिपाही को आवाज लगाई, लेकिन सिपाही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रूप सिंह बाहर गया तो देखा कि सिपाही कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो रहा था। वह उसे डांट कर जगाने ही वाला था कि उसे लगा कि बैरक नंबर 27 के पास से रोशनी आ रही है। इस समय बैरक में रोशनी? इस समय तो सारी लाइटें बंद रहती हैं। लगता है बैरक नंबर 27 का कैदी भागने की फिराक में है। उसने अपने सिपाही को जगाया। सिपाही जाग कर भी नींद में ही था। रूप सिंह ने उसे जोर से डांटा। सिपाही की नींद तुरंत खुल गई। जी साहब, क्या हुआ साहब? तुम लोग नहीं सुधरने वाले। मैंने कहा था ना कि मुझे ड्यूटी पर सोने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुम सबकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अरे सर, गलती हो गई। आपसे गलती नहीं होगी साहब। तुम्हारी इस गलती का क्या परिणाम होने वाला है पता है? जानते हो ना हमारे जेल में कितने खतरनाक कैदी बंद है। ज्यादातर पर हत्या के मुकदमे हैं, वो भी एक नहीं कई। ऐसे में कोई अगर भागकर बाहर चल गया तो फिर से समाज के लिए खतरा बन जाएगा। सर, आपके रहते हुए किसकी हिम्मत जो यहाँ से भाग जाए? तब रूप सिंह ने उसे बताया कि बैरक नंबर 27 में अभी अभी रोशनी देखी है। वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वे दोनों बैरक नंबर 27 के पास गए, लेकिन वहाँ से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। उन्होंने बैरक के अंदर टॉर्च भी जलाकर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन उस रात के बाद रूप सिंह के साथ हर बार यही घटना घटती। रात को उसे किसी के रोने की आवाज आती और बैरक नंबर 27 की लाइट जलती हुई दिखती। वह इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी वो अपने सिपाही के साथ वहां जाता तो उसे वहां ना तो कोई रोशनी दिखती और ना ही किसी की रोने की आवाज आती। एक रात वो अकेली ही
टॉर्च लेकर बैरक नंबर 27 की ओर चल पड़ा और उसके वहां पहुंचते ही बैरक की लाइट बंद हो गई, लेकिन बैरक के अंदर से रोने की आवाज आती रही। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसने देखा कि बैरक नंबर 27 का कैदी एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और जेलर उसे लगातार मारे जा रहा है। जेलर और कैदी दोनों का मुंह दूसरी दिशा में है, इसलिए रूप सिंह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसका पूरा बदन लहूलुहान हो गया है और वो लगातार रोए जा रहा है और ये कह रहा है कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन उस जेलर पर तो जैसे भूत सवार था, वो उसे जानवरों की तरह मारे जा रहा था। रूप सिंह ने चिल्लाते हुए उस जेलर से उस कैदी को बेरहमी से नहीं मारने के लिए कहा, लेकिन वो राक्षस की तरह उसे मारता रहा। पूरा बैरक खून से भर गया था और धीरे धीरे खून की वो धार बैरक से बाहर आ रही थी। रूप सिंह लगातार रोको रोको, उसे मत मारो, उसे मत मारो चिल्लाए जा रहा था। रूप सिंह के चिल्लाने की आवाज सिपाहियों के कानों में पड़ी। वे सभी भागते हुए बैरक नंबर 27 के पास पहुंचे। क्या हुआ सर? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं और किसे बेरहमी से नहीं मारने के लिए कह रहे हैं? टूट गई तुम लोगों की नींद? हाँ, दिख नहीं रहा वो पुलिस वाला इस कैदी को मारे जा रहा है। ये खून की धार नहीं दिख रही तुम्हें? सर, आपको क्या हो गया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बैरक नंबर 27 का कैदी तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो तो आपको देख रहा है। बैरक नंबर 27 का कैदी बिल्कुल सही सलामत था। उसके बैरक में ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही खून की धार उसके बैरक से बाहर आ रही थी। रूप सिंह के साथ ये घटना अब अक्सर होने लगी। सिपाही पीठ पीछे उसे पागल बुलाने लगे। रूप सिंह ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, लेकिन घर पर भी उसे ये सब चीजें दिखने लगी थी। कुछ दिनों पहले की बात है। उस समय वो किसी दूसरी जेल का जेलर था और अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसे उस जेल के भी बैरक नंबर 27 में हलचल होती हुई दिखाई दी। वो भागकर वहां गया। उसमें एक जवान लड़का बंद था जिसे आज ही लाया गया था। उस पर चोरी का इल्जाम था। वो लड़का जेल से भागने की फिराक में था। रूप सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कई झापड़ खींचकर मार दिए। साहब मत मारिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैं तो अपनी माँ और बाबूजी के लिए रोटी लाने गया था। वो तो दूसरे लोग थे जो उस दुकान में चोरी करने के लिए घुसे थे। पता नहीं पुलिस मुझे क्यों पकड़ कर ले आई। साहब मुझे जाने दीजिए ना, मेरे बाबूजी भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साहब मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो लड़का फिर से भागने की कोशिश करने लगा। रूप सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वो मामूली सा लड़का उसे चैलेंज कर रहा है। रूप सिंह ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसे बैरक के अंदर बंद करके जानवरों की तरह मारता रहा। वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहा कि साहब मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन रूप सिंह पर तो कोई भूत सवार हो गया था। वो उसे मारता रहा, उसे पूरा लहूलुहान कर दिया। खून की धार बैरक के बाहर तक आने लगी। उसके सिपाही लोगों ने भी अपने साहब को उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। आखिरकार वो लड़का मर गया। रूप सिंह पर इंक्वायरी बैठी, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और साथ ही किसी भी सिपाही ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रूप सिंह को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसलिए बाद में उसने खुद ही अपना ट्रांसफर इस जेल में करवा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके कर्म की आंखें बहुत तेज होती है। आप चाहे पाताल में भी जाकर छिप जाए, ये आपसे अपना हिसाब मांगने लगता है। वह लड़का बेगुनाह था, लेकिन गुस्से में अंधे रूप सिंह ने उसे मार दिया। उसने सोचा कि
कि वो बच गया है, लेकिन उसका कर्म उसका पीछा कर रहा था। रूप सिंह को अब हर दिन दौरे पड़ने लगे थे। थक हार कर उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो अस्पताल के नर्स ने सामने जो देखा उसे देख वो सिहर गई। वो भागकर डॉक्टर के पास गई और हांफते हुए नर्स ने डॉक्टर से कहा, सर बेड नंबर 27 ने कमरे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। रात के 11 बज रहे थे। शशि अपने बिस्तर पर करवटी बदल रहा था। बहुत देर से वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके ठीक बगल में उसका दोस्त अंकित खराटे मारकर सो रहा था। शशि एक सप्ताह पहले ही गांव से शहर आया था। उसकी नई नई नौकरी यहां लगी थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ ले आना चाहता था। वे माँ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। शशि ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात को कौन आया होगा? उसने अंकित को जगाया। अंकित ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत सामने खड़ी है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी है और बड़ी सी बिंदी लगा रखी है। बिंदी का रंग भी काला ही है। माफ करिएगा, मैं आपके सामने वाले घर में आज ही शिफ्ट हुई हूँ। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। मेरे सिर में जोरों का दर्द है। अगर थोड़ी चाय पत्ती, चीनी और दूध मिल जाए तो। वो क्या है ना कि मुझे ये दर्द अक्सर होता है। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पीने से दर्द पूरी तरह ठीक तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। वो औरत अंदर आ जाती है। तभी शशि अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आता है और उसे टोकता है। मैडम, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। शशि की बात सुनकर उसका ध्यान टूटता है। वो चाय का कप उसके हाथ से लेती है, पूरे घर और शशि को घूरने लगती है। पीकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद पता नहीं शशि को ऐसा क्यों लगता था कि वो औरत हमेशा अपनी खिड़की से उसे घूरती रहती है। जब भी वो अपनी खिड़की के पास आता वो औरत उसे देखती रहती, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हो। यही नहीं, वो औरत उसे मुस्कुराकर तो देखती ही, साथ ही उसे अपने पास आने का इशारा भी करती। लेकिन शशि उस औरत के घर जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सका। एक दिन की बात है, रात के 1 बज रहे थे। बाहर पूरा सुनसान था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, फिर गहरा सन्नाटा छा जाता। शशि और अंकित दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगती है और कमरे में उसी तरह की खुशबू आती है जैसे उस औरत के आने पर आई थी। उसके बाद फिर से उसी औरत की आवाज कमरे में गूंजती है। वो औरत शशि को नींद से जगाने की कोशिश कर रही होती है। शशि, ओ शशि, सुनो ना, जागो ना, जागो ना शशि। मुझे माफ करना, मैं फिर से तुम्हें इतनी रात में तंग करने आ गई। वो औरत शशि को जबरदस्ती जगाती है। शशि की आंख जब खुलती है तो अपने सामने उस औरत को देखकर चौंक जाता है। अरे आप यहाँ, आप अंदर कैसे आ गई? शशि, तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं तुम्हें अपने घर बुलाती हूँ तो तुम क्यों नहीं आते? आओगे ना आप? आओगे ना आप?
जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी आओगे ना? आओगे ना शशि? ये कहकर वो शशि के बिल्कुल पास आ जाती है और अपना मुंह उसके गले के पास ले जाती है। अचानक से उसका चेहरा पूरा बदला हो जाता है, उसके दांत निकल आते हैं। वो जोरों से शशि की गर्दन में अपने दांत गड़ाती है। शशि जोर से चिल्लाता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रही हैं? हटो, दूर हटो। वो जोर से अपने हाथ से उसका हाथ झटकाता है। अचानक अंकित की नींद खुलती है। वह देखता है कि शशि नींद में ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो उसे जगाता है। शशि, अरे क्या हुआ तुझे? तू क्यों इस तरह चिल्ला रहा है और किसे छोड़ने को कह रहा है तू? शशि हड़बड़ा कर जागता है और अपने आसपास आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। अंकित, अंकित, अरे वो कहाँ गई? कौन कौन कहाँ गई? वो सामने घर वाली औरत, वो बड़ी बिंदी वाली। पागल हो गया है क्या तू? वो इतनी रात को यहाँ क्या करेगी? अरे अभी तो वो यही थी, मुझे चाय पिलाने को कह रही थी, फिर अचानक उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। ये देखो, देखो मेरी गर्दन की तरफ, देखो खून निकल रहा है ना। वो उसे अपनी गर्दन दिखाता है, लेकिन उसकी गर्दन पर तो कोई निशान नहीं था। अरे भाई, कुछ नहीं है तेरी गर्दन पर। लगता है तू कोई डरावना सपना देख रहा था। तूने तो मुझे डरा ही दिया। चल अब सो जा और मुझे भी सोने दे। क्या ये कोई सपना था? बहुत ही भयानक सपना था। अंकित फिर से सो जाता है। उसके सोने के बाद शशि कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे वो औरत अभी भी खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे अपने घर में आने का इशारा करती है। शशि को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उस दिन कोई सपना उसने नहीं देखा था। अब वो बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन वो खिड़की के पास यूं ही उदास सा खड़ा होकर उस औरत की बालकनी की तरफ घूर रहा था। वो औरत उसी तरह मुस्कुरा रही थी। तभी अंकित पीछे से आया और उससे कहा, तू सारा दिन क्यों उस घर की ओर झांकता रहता है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिछले 1 हफ्ते से तू ऑफिस भी नहीं गया। अरे तेरा यही हाल रहा तो तू अम्मा को यहाँ कैसे ला पाएगा? शशि उसकी बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और उससे सारी बातें बताई कि वो औरत पूरा दिन उसे घूरती रहती है, उसे अपने घर बुलाती है। उसकी बात सुनकर अंकित ने कहा, अरे ये सब तेरे मन का वहम है। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो उस रात के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ रहती है वो। खैर, अगर तुझे उस औरत से दिक्कत है तो हम ये कमरा खाली करके कहीं दूसरी जगह किराए पर ले लेते हैं। शशि को ये बात सही लगी, लेकिन उस रात के बाद शशि के साथ और भी अजीब अजीब बातें होने लगी। अगली रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी वो देखता है कि उसका दोस्त अंकित उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। उसकी आंखें खून की तरह लाल है। उसके मुंह से भी अजीब अजीब आवाजें निकल रही है। अचानक वो कमरे में पूरी तेजी से भागने लगता है और भागते भागते दीवार पर चढ़ जाता है। फिर वहां से उतरता है और भागते भागते बेहोश हो जाता है। सुबह जब शशि ने अंकित से रात वाली सारी बातें बताई तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर तो ये सिलसिला हर रात होने लगा। शशि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन शशि ने एक बात नोटिस की थी कि ये सब घटना उस दिन के बाद शुरू हुई है जिस दिन अंकित ने ये कमरा छोड़कर कहीं और जाने की बात कही थी। हाँ, उन दिनों एक अजीब बात और घटी थी कि अंकित का सबसे प्यारा कुर्ता जो उसने धूप में सूखने के लिए रखा था, वो कहीं गायब हो गया था। उन दोनों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच पता नहीं शशि को ऐसा क्यों लगा कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उस औरत का हाथ है। इसलिए शशि ने अंकित को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे लोग चुपके से उस औरत के यहां जाएंगे। वे उसके घर के बाहर पहुंचे
तभी उन्हें उस औरत की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से जोर जोर से बातें कर रही है। तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। वे दोनों खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करने लगे। वहीं पर उन्हें अंकित का कुर्ता भी मिल गया जो खो गया था। उसके कुर्ते पर काला धागा बंधा हुआ था। हे भगवान, ये तो तुम्हारा वही कुर्ता है जो खो गया था। जानते हो, ये औरत काला जादू करती है। काला जादू? हाँ, माँ बताती थी कि हमारी उपयोग की हुई चीजों में हमारी ऊर्जा का अंश रह जाता है, जिनका उपयोग काला जादू में होता है। तुम्हारा कुर्ता भी इसी ने गायब किया था और ये उसी के सहारे तुम्हें वश में करती थी, जिससे तुम रात को वैसी हरकतें करते थे। लेकिन ये मुझ पर काला जादू क्यों करना चाहते थे? क्योंकि तुमने मुझे कहा था ना, हम ये कमरा खाली करके कहीं चले जाएंगे। ये नहीं चाहती थी कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मुझे प्यार करती है और इसे ये लगता था कि तुम हमारे प्यार के बीच में आ रहे हो। ये औरत ये भी चाहती थी कि तुम मुझे मार दो और फिर वो मेरी आत्मा पर कब्जा कर ले और फिर उसे गुलाम बनाकर अपने पास रख ले। ये काला जादू के माध्यम से उसी की तैयारियां कर रही थी। लेकिन लगता है इससे कोई चूक हो गई है और इसका जादू उल्टा पड़ गया है। जानते हो, उस रात भी ये अपनी शक्तियों की मदद से मुझे ले जाने आई थी जब मैं चिल्ला रहा था और तुमने कहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन उस दिन ये संभव नहीं हो पाया था। अंकित, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो हम अपने घर चलते हैं। अगले दिन पूरी सोसाइटी में भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस सायरन पर सायरन बजाती हुई सोसाइटी के गेट पर खड़ी थी। अंकित और शशि कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे थे। उस औरत के मृत शरीर को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था।